वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं वर्तमान समय में अभी बिहार कृषि महाविद्यालय सौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। और आज मेरा ये राइस का चावल का दूसरा लेक्चर है, जिसमें धान के अलग अलग प्रभेदों के बारे में मैंने लेक्चर 1 में चर्चा किया है, पार्ट 1 में चर्चा किया है। यदि आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां आपको लिंक मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आप जाएं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें ताकि हमारे द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द प्राप्त होते रहे। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पिछला लेक्चर में हमने अलग अलग प्रभेदों के बारे में बात की थी, जिसमें मेरा क्या था कि ये 2 बचा हुआ रह गया था, 2 छूट गया था। तो आज उसके बारे में देख लेते हैं। हमने पढ़ा था ऊपरी जमीन हेतु, मध्यम जमीन हेतु, निचली जमीन हेतु, ये सब के बारे में, सुगंधित किस्मों के बारे में मैंने जाना था। और इसमें जो है वो बोरो राइस के बारे में, संकर धान के बारे में, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बोरो राइस। तो बोरो राइस आप लोग जानते होंगे, बोरो राइस किसको कहते हैं, यानी कि जो बसंत ऋतु में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो राइस। बोरो राइस में प्रभेद कौन कौन सा है, तो गौतम है, प्रभात है और रिछारिया है। प्रभात आपको मिला होगा अर्ली वेराइटी में जब हम लगाते हैं, यानी कि ऊपरी जमीन हेतु और जल्दी पकने वाली जो होती है उसमें लगाते हैं। तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि प्रभात जो है ऊपरी जमीन हेतु और जल्दी पकने वाली है और इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। उसके बाद देखें कि बोरो राइस का बीज दर क्या है। तो बोरो राइस का बीज दर जो है 50 kg प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर में आपको लगाने के लिए 50 kg राइस की जरूरत पड़ेगी, 50 kg धान की 50 kg धान की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निचली जमीन हेतु 35 kg थी और ऐसे सामान्यता हम लोग देख रहे थे कि 20 से 25 kg सब में थी। उसके बाद हम लोग आते हैं संकर धान पे। तो संकर धान में कौन कौन सा है, आप लोग बहुत सारा पोस्टर चिपके हुए देखे होंगे शहरों में या फिर गांव में। अराई 6444 गोल्ड, इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ये ऊपरी जमीन हेतु जहां पानी कम है वहां पे भी अराई 6444 गोल्ड को लगाया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम पानी में ये अच्छा से अच्छा उत्पादन देता है, अराई 6444 गोल्ड। उसके बाद है हमारा पूसा आर्यस 10। पूसा आर्यस 10 को कहीं कहीं PRS 10 भी लिख दिया जाता है। पूसा आर्यस 10 को कहीं कहीं PRS 10 भी लिखा जाता है, पूसा आर्यस 10 या PRS 10। ये जो हमारा था फर्स्ट फाइन सेंटेड राइस, इसको याद रखेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि फर्स्ट फाइन सेंटेड राइस कौन था। तो हमारा ये था पूसा आर्यस 10 या PRS 10। उसके बाद हम लोग आते हैं PHB 71। PHB 71 जो है फर्स्ट हाइब्रिड सेंटेड राइस है, यानी कि संकरित किस्में है। सबसे पहला संकरित किस्में जो सुगंधित किस्में थी, सबसे पहला सुगंधित संकरित किस्में कौन है, तो हमारा PHB 10 है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको BCEC में या बिहार बोर्ड में या ऑब्जेक्टिव में आपको BHU में हो या और भी एग्रीकल्चर एग्जाम उसमें पूछे जा सकते हैं। PRS 10 फर्स्ट फाइन सेंटेड राइस, PHB 71 फर्स्ट हाइब्रिड सेंटेड राइस। उसके बाद है हमारा KRS 2, पंचशंकर, ये सब भी कैसे हैं, तो ये सब भी हाइब्रिड राइस है। तो हाइब्रिड राइस में कौन कौन सा आता है, अराई 6444 गोल्ड, PHB 10, उसके बाद है हमारा PHB 71, PRS 10 और एक KRS 2 और पंचशंकर। ये सारे के सारे जो है हमारा संकर धान यानी कि हाइब्रिड राइस है। उसके बाद बिचड़ा जो लगाया जाता है
तो कम दिनों वाले जो होते हैं बिचड़ा, यानी कि 10 से 20 दिनों वाले जो बिचड़ा होते हैं उसको लगाने से क्या होता है कि अत्यधिक उत्पादन मिलता है, क्योंकि कम दिन वाले जो बिचड़े होते हैं उनके पास ज़्यादा ग्रोथ करने की एनर्जी होती है। और हाइब्रिड राइस की जो बीज दर होती है, जो सीड रेट होती है, वो कितना होता है, सबसे कम होता है मात्र 15 kg प्रति हेक्टेयर। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस या शस्य क्रियाएं, कौन कौन सी इसमें शस्य क्रियाएं जो होती है, कौन कौन सा एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस जो है इसमें की जाती है। तो सबसे पहले अब हम जब धान हमको लगाना होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बिचड़ा तैयार करेंगे। बिचड़ा तैयार करने के बाद हम हमारा जो खेत है उसको तैयार करेंगे, और जब हमारा बिचड़ा तैयार हो जाएगा तो उसको ट्रांसप्लांट जा करके कहीं करेंगे। तो पूरे यानी कि धान को लगाने में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है शस्य क्रियाएं या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस, तो सबसे पहले इसमें आता है भूमि की तैयारी, कि भूमि की तैयारी जो है बिचड़ा लगाने के लिए किस प्रकार से करते हैं, या फिर जो हमारा जो जिसमें ट्रांसप्लांट राइस को करते हैं एक जगह से ले जा करके दूसरे जगह लगाते हैं, तो उसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। तो बिहार में धान की जो रोपाई है 2 विधि से की जाती है। एक तो हमारा है रोपनी विधि और दूसरा है सीधी बुआई। बिचड़ा तैयार पहले किया जाता है, उसके बाद धान लगाने की कितनी विधि है, एक है डायरेक्ट सीडिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं उसमें बिचड़ा किसी प्रकार का तैयार नहीं करते हैं, सीधा जो होता है मशीन से, सीड ड्रिल मशीन से सीधे जो है खेत में ले जा करके उसको रोप देते हैं, उसकी बुआई कर देते हैं, या तो मशीन से करेंगे या ऐसे ही छिटकवा विधि द्वारा जिस प्रकार से गेहूं लगाया जाता है छिड़क करके ऐसे ऐसे करके, उसी प्रकार से क्या होता है कि धान के भी छिड़क करके बुआई कर दी जाती है, या फिर मशीन के द्वारा हमारा लाइन वाइज लाइन लगाया जाता है। तो भूमि की तैयारी, बिहार में धान की रोपाई बिचड़ा तैयार कर 2 विधि से की जाती है, जिसमें एक है हमारा रोपनी विधि और दूसरा हमारा है सीधी बुआई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बिचड़ा तैयार करेंगे, यानी कि बीज स्थली तैयार करेंगे जिसपे हमारा बिचड़ा तैयार होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी सबसे पहली है बीज स्थली की तैयारी। बिहार में जो है बीज स्थली की तैयारी मुख्य रूप से 2 विधि के द्वारा किया जाता है। एक तो कदवा विधि होता है या गीली विधि हम लोग कह सकते हैं, और एक होता है जो हमारा सूखी विधि होती है, यानी कि उसमें कादो नहीं किया जाता है। एक है हमारा गीली क्यारी विधि या फिर सूखी क्यारी विधि। तो गीली क्यारी विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खेत की जुताई कर देते हैं, उसके बाद हम उसमें पानी डाल देते हैं। खेत की जुताई कर दिए, उसके बाद उसमें पानी डाल दिए और पूरी अच्छी तरीका से कदवा कर दिए, यानी कि पडलिंग कर दिए। यानी पूरे जब क्या होता है कि अच्छी तरीका से कदवा हो जाता है, तो फिर उसमें क्या कर दिया जाता है कि धान का जो बिचड़ा होता है वो ले जा करके छिड़क दिया जाता है सभी पूरे भाग में। ये हो गया आपका कदवा विधि के द्वारा। और सूखी विधि के द्वारा क्या होता है कि खेत की जुताई कर दी जाती है, अच्छी तरीके से मिट्टी को जो भुरभुरा बना लिया जाता है, उसके बाद उसमें धान की बुआई कर दी जाती है, यानी कि धान को छिड़क दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, धान के छिड़कने के बाद उसमें पानी ऊपर से डाल दिया जाता है, एक पानी उसमें लगा दिया जाता है। तो ये होता है हमारा सूखी विधि और कदवा विधि। बीज स्थली की तैयारी बिहार में सामान्यतः गीली क्यारी या सूखी क्यारी विधि से बिचड़ा तैयार किया जाता है, मशीन से रोपनी करने के लिए बिचड़ा को। और एक क्या होता है कि डैपोक विधि होता है। डैपोक विधि से द्वारा अब जो प्रचलन में आ रहा है, डैपोक विधि से क्या होता है कि बिचड़ा को तैयार किया जाता है। इस विधि में मुख्य रूप से जब क्या होता है कि मशीन के द्वारा हमको धान की रोपाई करनी होती है, उस विधि में हम डैपोक मेथड का प्रयोग करते हैं बिचड़ा तैयार करने के लिए। तो डैपोक मेथड में क्या होता है कि इसको कहीं पे या फिर सरफेस पे इसको हम तैयार घर में भी कर सकते हैं या कहीं खेत में भी ले जा करके कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका तैयार जो किया जाता है एक फर्श पे किया जाता है या फिर फर्श पे एक प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है और कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद जो है डाल दी जाती है और थोड़ी सी मात्रा में उसमें बालू भी मिला दिया जाता है, ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से उसमें जम सके। और जो भी हमारा नाइट्रोजन होता है उन सब का भी हम
जो भी उसका डोज होता है उसे देते रहते हैं। और इस प्रकार से जो होता है एक घर में ही एक सरफेस पर ही, सतह पर ही पूरी की पूरी जो हमारा बिचड़ा होता है तैयार हो जाता है। और फिर उसे हम क्या करते हैं कि मशीन में, यानी कि मशीन से उसकी रुपाई की जाती है। तो उसको एक चार्ट बना करके काटने से, इतना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा एक चाकू से लेकर के काट लिए और फिर उसको मशीन पे ले जा करके रख दिया जाता है। और मशीन जो होता है उसको ट्रांसप्लांट कर देता है धान की खेत में। इसमें किसी प्रकार के मजदूर के हाथों से रोपने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो बिचड़ा होता है आपको कितना दिन में तैयार हो जाता है? ये मुख्य रूप से जो है 13 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे BCECE में पूछे जा सकते हैं या फिर बिहार बोर्ड में भी आपसे यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए कि डेपोक विधि में बिचड़ा कितने दिनों में तैयार हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं BCECE की, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है रोपनी के लिए खेत की तैयारी। अब जिस खेत में हम क्या करेंगे, राइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके रोपेंगे, तो उस खेत की तैयारी जो है किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए गर्मी के दिनों में क्या कर दिया जाता है कि गहरी जुताई की जाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर दी जाती है। गहरी जुताई गर्मी के दिनों में इसीलिए कर दी जाती है ताकि जो भी उसमें फंगस हो या जो भी कीट पतंगों के अंडे हो वो सभी क्या हो जाए, गर्मी के दिनों में ऊपर हो जाए। अब जब क्या हुआ कि जो भी हमारा कीट पतंग के अंडे रहेंगे गर्मी के दिनों में ऊपर आ जाएंगे, तो वो क्या होंगे, पूरी तरीका से मर जाएंगे। और जो भी घास के बीज होंगे या फिर जो भी घास होंगे वो भी क्या होंगे कि जब जुताई की जाएगी तो वो पूरी तरीके से उखड़ करके वो ऊपर आ जाएंगे और वो फिर क्या होंगे, धूप के कारण सूख जाएंगे और मर जाएंगे। और जो भी बीज भी रहेगा उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे के कारण, क्योंकि सूर्य से जो होती है क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे भी निकलती है और भी बहुत सारे निकलती है किरणें। तो उससे क्या होता है कि जितने भी सारे खरपतवार के बीज होते हैं वो भी आपका नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई कर देते हैं गर्मी के दिनों में। उसके बाद रोपनी के 1 से 2 सप्ताह पहले, रोपनी के 1 से 2 सप्ताह पहले क्या कर दिया जाता है कि खेत में पानी को डाल दिया जाता है। पूरे खेत जो होता है चारों तरफ से आरी होता है या फिर बंड बना दिया जाता है, चारों तरफ से घेर करके उसमें पानी लगा दिया जाता है। पानी से खेत को पूरा भर दिया जाता है ताकि जो भी खरपतवार है वो अच्छी तरीका से नष्ट हो जाए और हमारा जो है कदवा करने में आसानी हो। तो अब क्या होगा कि बहुत सारा खरपतवार जब रहेगा 1-2 सप्ताह तक डूबे हुए रहेगा तो खुद ही क्या होगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि 2 सप्ताह पहले ही रोपनी के पहले ही उसमें पानी से खेत को पूरा भर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है 1-2 बार और भी पटलिंग या जुताई कर दी जाती है ताकि जो है खरपतवार का नियंत्रण हो जाए। अब हम देखेंगे कि सूखी विधि से जो है खेत को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सूखी विधि से खेत को तैयार करने के लिए खेतों का समतल होना बहुत जरूरी है। लेवलर से इसको क्या कर दिया जाता है, खेत को समतल बना लिया जाता है। तो समतलीकरण जो है इसमें जो है आवश्यक है ताकि खेत को पूरी तरीके से समतल बना लें ताकि जो भी हमारा इरिगेशन वगैरह हो सभी जगह समान रूप से ये जा सके। जो भी पानी देंगे तो सभी जगह समान रूप से फैल सके। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये भूमि का समतल होना आवश्यक है। इस विधि में धान की बुआई सीड ड्रिल मशीन या फिर छिटकवा विधि से। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले खेत की जुताई कर लेते हैं। उसमें या तो हम क्या कर सकते हैं, ये सूखी विधि से क्या तैयार किया जाता है या फिर थोड़ा सा गीली विधि से भी इसे तैयार किया जाता है। तो सूखी विधि में हम क्या करते हैं कि बिचड़ा लगाने से पहले उसमें किसी प्रकार का इरिगेशन यानी कि पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ जा करके ट्रैक्टर के द्वारा उसको पूरी तरीका से या बैल के द्वारा पूरी तरीका से उसे जोत दिया जाता है खेत को। और फिर उसमें सीड ड्रिल मशीन से या फिर उसमें छिटकवा विधि से धान को बुआई कर दी जाती है और फिर एक पाटा दे करके बीजों को अच्छी तरीका से ढक दिया जाता है। और एक सूखी विधि होती है, सूखी विधि ये हुई। और एक होती है गीली विधि। गीली विधि में क्या किया जाता है कि
खेत की जुताई करने से पहले ही खेत की जुताई करने से पहले ही उसमें क्या कर दिया जाता है कि पानी डाल दिया जाता है या इरिगेशन कर दिया जाता है, ताकि अच्छी खासी नमी जो है उसमें बरकरार रहे। तो उसमें जब नमी उसके बाद क्या कर दिया जाता है, जुताई कर दी जाती है, इरिगेशन पहले दे दिया जाता है। उसके बाद जब जुताई लायक खेत हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि फिर जुताई कर दी जाती है और उसमें क्या होता है, फिर धान की बुआई कर दी जाती है। तो इसके द्वारा सीड ड्रिल मशीन से या फिर छिटकवान विधि से क्या करते हैं हम लोग, धान की बुआई करते हैं। और धान की बुआई इसमें क्या हुआ, अब जो है ये जो सीधी बुआई है अब धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है इसमें मजदूर की लागत क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे जो अब मजदूर हैं इस काम को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत अर्निंग कम होता है, कम काम भी मिलता है और इसमें बहुत कम पैसा भी मिलता है। तो मजदूर बहुत सारे दूसरों कामों में अभी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग बाहर चल जाते हैं, तो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसमें मजदूर की कमी हो जाती है और पानी की जो भी है हमारा धीरे धीरे कमी होते जा रही है। तो इस विधि में जब क्या करते हैं कि सूखी विधि से हम लोग खेत को तैयार करते हैं तो हमारा पानी का भी बचत होता है। जो कदवा करने में पानी लगता है वो जो पानी है उसका पूरी तरीका से बचत होता है। तो इसमें क्या होता है कि मजदूर भी कम लगते हैं और उसके बाद जो है इसमें लागत भी कम लगती है, इसमें पानी की बचत होती है। तो ये सारे क्या है, सीधी बुआई के फायदे। और जब सीधी बुआई की जाती है खेत में तो जो सूखी विधि है उसमें बुआई करने के बाद एक बार पानी डाल दिया जाता है, ताकि जो है वो बीज का अंकुरण सही तरीके से हो। या थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि बिचड़ा को अंकुरण करवा करके ही खेतों में बुआई करते हैं। तो इसमें क्या होती है, पानी की बचत होती है, मजदूर कम लगते हैं और लागत भी कम लगती है। अब हम देखें कि बिचड़ा तैयार करने से पहले कि बीजों को उपचार करना जरूरी होता है, ताकि बीज में किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, किसी प्रकार का कीट पतंग उसे ना खा जाए। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बीजों को उपचार करते हैं बिचड़ा तैयार करने से पहले। तो बीज उपचार में कौन कौन सा केमिकल डालते हैं, तो उसमें एग्रोसन जीएन या सोरेसन। एग्रोसन जीएन से या फिर सोरेसन से हम क्या करते हैं, 2 ग्राम प्रति केजी से, यानी कि यदि आपके पास 1 केजी बीज है तो उसमें 2 ग्राम एग्रोसन जीएन डाल करके उसे क्या कर लेते हैं, उसे उपचारित कर देते हैं। और उपचार करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसे छांव में सुखा करके उसे खेत में लगाते हैं, खेत में बुआई करते हैं। उसके बाद हमारा रोपनी का समय क्या होता है और उसके बाद इसे कितनी गहराई में लगानी चाहिए। गहराई जो है बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तो क्या होगा, धान का बीज जो है अंकुरण देरी में होगा या फिर उसे ऊपर आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर खरीफ धान की बुआई, खरीफ धान की बुआई कब की जाती है, तो मई के अंतिम माह में की जाती है, यानी कि जो जून जुलाई हम लोगों ने आपको लिखाया, तो मई के अंतिम माह में यानी कि जून जुलाई से आरंभ होती है। और इसको हम लोग गांव वगैरह में इसको नक्षत्र जो होता है उसको आर्द्रा नक्षत्र भी कहते हैं। तो इसके आर्द्रा नक्षत्र में यानी कि मई के अंतिम माह से आरंभ होती है। उसके बाद इसकी गहराई जो है सबसे बहुत जरूरी है, इसकी गहराई। तो इसकी गहराई जो होनी चाहिए, पौधों की गहराई जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे की गहराई कितनी होनी चाहिए, इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिचड़ा जो तैयार किया जाता है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अब आते हैं हम खाद एवं उर्वरक, यानी कि कितना उसमें खाद डालना चाहिए, कितना उसमें उर्वरक डालना चाहिए। तो अब देखिए कि हम लोग कि खाद एवं उर्वरक यानी कि कितना खाद डालना चाहिए या कितना उर्वरक डालना चाहिए। तो यदि हम बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो 100 मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर में कितना डालना चाहिए कि 1 केजी नाइट्रोजन, 1 केजी फास्फोरस और 1 केजी पोटेशियम डालना चाहिए। उसके बाद 15 दिन के बाद जब बिचड़ा आप लगाएं, उससे 15 दिन के बाद भी हम क्या करते हैं कि उसमें 1 केजी नाइट्रोजन जो है फिर और अलग से डालते हैं। उसके बाद है हमारा खाद की मात्रा। तो खाद की मात्रा क्या होती है कि ऊपरी जमीन के लिए अलग अलग होती है, बौनी किस्म के लिए अलग होती है, लंबी किस्म के लिए अलग होती है, तो इसके लिए अलग अलग होती है।
ये है हमारा, जब क्या करते हैं हम धान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वहाँ पे हमको खाद की या उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है, वो उसके लिए ये बिछड़ा तैयार करने के लिए था, यानी कि बीज स्थली के लिए था। और ये हमारा किसमें है, जब हम राइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके ट्रांसप्लांट कर देते हैं उस टाइम का। तो ऊपरी जमीन जब होती है तो उसमें हम लोग कितना डालते हैं, 20 kg, 20 × 40 × 80 × 40 × 20, यानी कि 80:40:20, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ 80 kg नाइट्रोजन देंगे, 40 kg फॉस्फोरस देंगे और 20 kg जो है पोटेशियम देंगे प्रति हेक्टेयर। ऊपरी जमीन है तो एकदम ऊपरी जमीन वाला होगा तो जल्दी पकने वाला ही होगा। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था कि किस उन्नत प्रभेद का जो किस कौन कौन सा हमारा किस्म है, तो उसमें हम लोग बताए थे ऊपरी जमीन हेतु, मध्यम जमीन हेतु, निचली जमीन हेतु। तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि ऊपरी जमीन और जल्दी पकने वाली, तो उसके लिए कितना देते हैं हम लोग, 80 kg नाइट्रोजन देते हैं, 40 kg हम लोग फास्फोरस देते हैं और 20 kg हम लोग पोटेशियम देते हैं। ये हो गया ऊपरी जमीन हेतु। और सुगंधित किस्में जो होती है और बौनी जो होती है, सुगंधित किस्में तो होगी लेकिन कैसी होगी, बौनी होगी, तो उसमें भी यही सेम मात्रा हम लोग डालते हैं। 80 kg नाइट्रोजन देते हैं, 40 kg जो है फॉस्फोरस देते हैं और 20 kg जो है पोटेशियम देते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। उसके बाद है हमारा संकर किस्म, ये ऊपरी जमीन हो। तो अब जो हाइब्रिड राइस रहे तो उसमें कितना डालते हैं हम लोग, 100 kg, 40 kg और 20 kg, यानी कि इतना नाइट्रोजन चाहिए प्रति हेक्टेयर। 100 kg नाइट्रोजन चाहिए, 100 kg नाइट्रोजन, 40 kg जो हमारा चाहिए फास्फोरस चाहिए और 20 kg जो चाहिए हमारा पोटेशियम चाहिए प्रति हेक्टेयर। किसमें, किसके लिए, तो हाइब्रिड राइस के। उसके बाद देखते हैं सुगंधित किस्में के लिए। अभी जस्ट हमने बताया कि सुगंधित किस्में रहेगी और प्लस में बौनी रहेगी, तो उसके लिए हम कितना डालेंगे, सेम डालेंगे जितना हम लोग ऊपरी जमीन के लिए डालते हैं, 80 kg नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस और 20 kg पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से। अब लंबी वाली रहेगी तो उसमें थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि एक तो पहले से ही लंबा है, ऊपर से और हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। और फिर जब क्या होगा कि उसमें बाली लगेगी, धान लगेगी और आगे चल करके हवा चलेगा तो सारा का सारा जो धान जमीन से सट जाएगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लंबी किस्म वाली ये धान होती है उसमें क्या करते हैं, यूरिया जो है कम डालते हैं। तो इसमें यूरिया का मात्रा देखिए तो कितना है, मात्र कितना है, 40 kg यूरिया है, यानी कि नाइट्रोजन 40 kg देंगे, फास्फोरस 30 kg देंगे और पोटेशियम जो है हम लोग कितना देंगे, 20 kg देंगे। ये तो हो गई उर्वरक की बात। और उसमें देखें कंपोस्ट खाद, यानी कि जो गोबर का खाद होता है उसको कितना मात्रा में दिया जाता है। तो गोबर का जो खाद होता है, जो कंपोस्ट होता है, उसे हम लोग कितना देते हैं, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं। 10 से 15 टन कितना देते हैं, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं। क्या, कौन से खाद, कंपोस्ट खाद देते हैं। और इसको दिया जाता है 20 से 25 दिन पहले ही दिया जाता है, क्योंकि अगर 20 से 25 दिन पहले नहीं दिया जाएगा तो ये क्या होगा कि अच्छी तरीक़ा से धीरे धीरे मिट्टी में मिलेंगे नहीं। इसीलिए इसमें इसको जब कदवा करते हैं उस टाइम से ही पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि खेत में डाल देते हैं। जिस टाइम हम लोग ये खेत में पानी डालते हैं रोपनी के 2 सप्ताह पहले, उस टाइम से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको खेत में ले जा करके डाल देते हैं। और फिर जो क्या करते हैं हम लोग, इसे पूरा अच्छी तरीक़ा से जोत करके मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर जब क्या होता है कि हम लोग पानी डालते हैं तो ये और अच्छी तरीक़ा से मिल जाता है और ये खेत में अच्छी तरीक़ा से मिल जाता है। और ये फिर क्या करता है कि हमारे पौधों को पोषक तत्व को प्रदान कराता है, क्योंकि इससे जो होती है पोषक तत्व धीरे धीरे निकलती है, बहुत धीरे धीरे स्लोली इससे जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो असर करते हैं पौधों पर। ये उर्वरक जब हम डालते हैं, जब हम यूरिया डालते हैं या DAP डालते हैं, तो वो क्या होता है कि 3 से 4 दिन में वो अपना असर दिखा देता है, लेकिन इसे अपना असर दिखाने में महीनों लग जाता है, 25 से 30 दिन लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 से 25 दिन पहले ही खेत में डाल दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कितना डाला जाता है, तो जिंक सल्फेट को 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। ये भी आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो भी बचा हुआ है इसको एक बार में हम क्या करेंगे कंक्लूड कर देंगे। इसका जो भी सारांश है, जो भी ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न बन सकते हैं उसका एक बार हम लोग कंक्लूजन कर देते हैं, एक बार पूरा सारांश आपको दे देते हैं, ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इसे आप अपने बुक में, आप अपने कॉपी में इसे नोट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा था कि बोरो राइस। तो बोरो राइस में क्या ध्यान रखना है कि इसका बीज दर ध्यान रखना है कि 50 केजी प्रति हेक्टेयर लगती है, और इसका प्रभात जो है गौतम, प्रभात और रिछालिया, ये तीनों आपको नोट करना है। उसके बाद संकर धान में कौन कौन सा है, तो आपका PRS 10 है, PHB 71 है, RI 6444 गोल्ड है, उसके बाद जो है आपका KRS 2 है, पंचशंकर है, इस सब को ध्यान में रखना है। और ये क्या है, फर्स्ट फाइन सेंटेड राइस जो है PRS 10 है, और फर्स्ट हाइब्रिड सेंटेड राइस कौन है आपका PHB 71 है। उसके बाद हम इधर आते हैं तो इसे 10 से 20 दिनों में क्या जो बिचड़ा रहता है 10 से 20 दिन का, उसको लगाना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस में शस्य क्रियाएं में। तो शस्य क्रियाएं में मुख्य रूप से दो विधि द्वारा किया जाता है, रोपनी विधि से की जाती है या फिर सीधी बुआई से हमारा ये धान की रोपाई किया जाता है बिचड़ा तैयार करके। और जो टैपो मेथड से जो ये हमारा बिचड़ा तैयार होता है वो 13 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद रोपनी बुआई, रोपनी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं, ताकि जो भी कीट पतंग हो, जो भी रोगाणु वाला प्यूपा हो, वो सारा का सारा नष्ट हो जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, 2 सप्ताह पहले हम क्या करते हैं कि उसमें खेत को पानी से भर देते हैं, ताकि जो भी हमारा खरपतवार है, जो भी घास है वो मर जाए। उसके बाद क्या होती है, जब सीधी बुआई से हम लोग खेत में बिचड़ा ये धान लगाते हैं तो सीड ड्रिल मशीन के द्वारा करते हैं या छिटकवा विधि द्वारा करते हैं। इसके लिए भूमि जो है समतल होना आवश्यक है, उसमें पानी की बचत होती है, मजदूर कम लगते हैं, और अब जब पानी की बचत होगी, मजदूर कम लगेगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा लागत जो है वो कम होगा। उसके बाद हम आते हैं बीजोपचार। तो बीजोपचार में ये याद रखिएगा कि 2 ग्राम प्रति केजी सीड जो होता है, प्रति 1 केजी सीड के लिए 2 ग्राम एग्रोसेंजियन या फिर आपका सोरेशन का आवश्यकता होती है। उसके बाद रोपनी का समय क्या है और ये कितनी गहराई रखना चाहिए, तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो है ये रखना चाहिए, ये याद रखना है कि 3 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है। उसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक क्या दी, तो बीज स्थली में क्या करते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर में बीज लगाना है तो 1 केजी नाइट्रोजन, 1 केजी फास्फोरस और 1 केजी पोटेशियम डालते हैं, और 15 दिन के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं 1 केजी नाइट्रोजन डालते हैं। उसमें आते हैं हम जब क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग राइस के लिए जब हम एक जगह से बिचड़ा को उखाड़ करके दूसरे जगह लगाते हैं तो उसके लिए कितना होता है, तो ऊपरी जमीन के लिए कितना होता है 80:40:20 में क्या होता है प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग NPK का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हाइब्रिड राइस के लिए कितना देते हैं 100 kg × 40 kg × 20 kg। सिर्फ इसमें क्या है सारा फास्फोरस और पोटेशियम का मात्रा इसमें भी समान है, थोड़ा सा हम लोग इसमें यूरिया का यूज 20 kg बढ़ा दिए, बाकी सब समान है इसमें। उसके बाद बताएं कि जो सुगंधित किस्म होती है और बौनी किस्म होती है वो सेम टू सेम जो है ऊपरी जमीन वाली या जल्दी पकने वाली होती है। 80 kg और 80 kg 40 kg और 20 kg NPK प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। उसके बाद लंबी जो है उसमें ज़्यादा लंबा है तो उसके लिए क्या करते हैं नाइट्रोजन बहुत कम डालते हैं और फास्फोरस भी थोड़ा है 10 kg कम डालते हैं, तो इसके लिए कितना 40 kg 30 kg और 20 kg। ये पूरा हमने इसको कंक्लूड कर दिया। और कंपोस्ट जो हमारे कितना डालना चाहिए 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर 20 से 25 दिन पहले डालना चाहिए, और जिंक सल्फेट कितना डालना चाहिए 25 kg प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। देखिए तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम और भी जो भी बचा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में जो भी कुछ दुविधा है, कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, उसकी उत्तर देने की आपको भरसक प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।